मोदी और मुसलमान को लेकर जितने मुंह उतनी बातें आज से नहीं सालों से होती आई। और वक्फ कानून को लेकर आए पीएम मोदी तो फिर वही नैरेटिव गढ़ा जा रहा है कि मोदी मुसलमानों के खिलाफ है। लेकिन जब गरीब मुसलमानों के भले के लिए वक्फ एक्ट लाने से पीएम मोदी को संसद में ये लोग नहीं रोक पाए तो फिर दौड़ दौड़े सुप्रीम कोर्ट गए। कल सुप्रीम कोर्ट में वक्फ एक्ट पर सुनवाई का पहला राउंड था, जिसमें ओवैसी, कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी जैसे लोगों ने घोड़े खोल दिए कि सुप्रीम कोर्ट से किसी तरह से इस कानून पर ही रोक लगवा लें। लेकिन कल वो नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, कानून पर रोक नहीं लगा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट में राउंड 2 की बारी थी। आज भी सिब्बल, सिंघवी, ओवैसी एंड कंपनी को सुप्रीम कोर्ट से वो झटका लगा जिसे वो ना तो दिखा पा रहे हैं ना छुपा पा रहे हैं। आज सुप्रीम कोर्ट की हर बात आपको बताऊंगा, क्योंकि हो सकता है अब तक भी खबर जारी होगी भाई सुप्रीम कोर्ट में ये हो गया वो हो गया। आपको बड़ी खबरें पता ही नहीं आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ है, क्या खेला हुआ है इन लोगों के साथ ही आज सबकी नजर कलकत्ता हाईकोर्ट पर भी थी, जहां ममता सरकार की छीछालेदर हो गई। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर हाईकोर्ट ने ममता सरकार को बड़ा झटका दिया और इसी बीच नरेंद्र मोदी की वो तस्वीर आई जिसे देखकर इंडी गठबंधन के नेताओं की परेशानी और बढ़ जाएगी। आज प्रधानमंत्री के घर पर मुसलमान उनसे मिलने पहुंच गए और वक्फ कानून को लेकर पीएम को थैंक यू बोलने लगे। इस मुलाकात में पीएम मोदी ने भी वक्फ कानून पर बड़ा बयान दे दिया। पीएम मोदी ने बता दिया कि वो कब से वक्फ कानून को लेकर प्लानिंग कर रहे थे और वो बयान, पूरा बयान क्या है आज आपको सुनाऊंगा। कलकत्ता हाईकोर्ट में ममता सरकार को कैसे झटका लगा वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन पहले बात वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की, जिसकी बड़ी बातें आपको बता देता हूं। पहली बड़ी बात, वक्फ कानून पर सुनवाई के राउंड 2 में सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर तुरंत कोई रोक नहीं लगाई, जैसी विपक्ष की पार्टियां और मुस्लिम संगठन मांग कर रहे थे। दूसरी बड़ी बात, सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून के 2 पॉइंट पर यथास्थिति बनाए रखने को कहा है। बाकी वक्फ कानून के नए प्रावधान जस के तस लागू होंगे। वो 2 पॉइंट्स क्या हैं अभी आपको थोड़ी देर में डिटेल से बताऊंगा। तीसरी बड़ी बात, वक्फ कानून पर डिटेल रिप्लाई करने के लिए कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन का वक्त दिया है और मामले की अगली सुनवाई अब 5 मई को होगी। यानी जिस तरह से इंडी गठबंधन ये माहौल बना रहा था कि वक्फ कानून तो असंवैधानिक है, गैर कानूनी है, कोर्ट में तो तुरंत गिर जाएगा, कुछ नहीं हुआ ऐसा। ऊपर से कोर्ट ने ऑर्डर लिखवाया तो ऐसा खेला हो गया कि ओवैसी, सिब्बल, सिंघवी का चेहरा उतरा दिखने लगा था। वो तो उनको संभालना पड़ा कि कहीं बाहर मुसलमान में ये मैसेज ना चला जाए कि क्या हो गया है। वो खेला क्या है वो भी बताऊंगा, कैसे ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं वो भी दिखाऊंगा। लेकिन पहले इस चैप्टर का प्रीकैप देख लीजिए जो आपको बताएगा कि इस चैप्टर में क्या क्या खास है। हम उसकी आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। कोई भी प्रॉपर्टी एक्वायर की और रेवेन्यू रिकॉर्ड में गवर्नमेंट का आ गया तो क्या वो चीज़ थोड़ी ना खत्म हो जाएगी। जगन्नाथ टेम्पल का, माता वैष्णो देवी का, तिरुपति का, काशी विश्वनाथ का, सिर्फ उसी समुदाय, उसी धार्मिक वर्ग के लोग ही उसका संचालन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी का लाया नया वक्फ कानून इंडी गठबंधन की आंखों में चुभ रहा है, क्योंकि अगर मुसलमानों में यह मैसेज चला गया कि पीएम मोदी ने उनकी भलाई के लिए कितना बड़ा काम किया है तो फिर इंडी गठबंधन की राजनीति की दुकान ही बंद हो जाएगी। इसलिए वक्फ कानून के विरोध में सुप्रीम कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है और इस लड़ाई में अभी 7 दिन का ब्रेक लग गया है। यह ब्रेक सुप्रीम कोर्ट ने लगाया। आज वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान क्या क्या हुआ पहले उसकी डिटेल बता देता हूं। दरअसल आज कोर्ट में केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वक्फ कानून पर रोक लगाने का कड़ा विरोध किया। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि यह कानून बहुत विचार विमर्श के बाद संसद से पास हुआ है। भाई, सरकार का पक्ष सुने बिना इस पर कोई रोक लगाना ठीक नहीं है। सॉलिसिटर जनरल को यह कड़ा विरोध इसलिए जताना पड़ा क्योंकि बुधवार को सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट ने संपत्तियों को डी नोटिफाई करने की ताकत और वक्फ काउंसिल बोर्ड में गैर मुसलमानों की नियुक्ति पर सवाल उठा दिए थे। इस पर आज सॉलिसिटर जनरल ने पूछा कि क्या कोर्ट कुछ शुरुआती प्रावधानों को जानकर इन प्रावधानों पर रोक लगाने पर विचार कर रहा है क्या। सरकार के वकील ने कहा कि अगर आप इन प्रावधानों पर रोक लगाते हैं तो यह एक रेयर मामला होगा। ऐसा बार बार नहीं होता कि भाई संविधान से पास हो कानून और आप 4 बातें सुने उसकी, पढ़े उसकी और उस पर आप रोक लगाते। तो सरकार की तरफ से वकील ने याद दिलाया कि यह बहुत रेयर मामला होगा कि आप ऐसा कर रहे हैं। तो आमतौर पर ऐसा नहीं होता। सॉलिसिटर जनरल ने बताया कि सरकार को कई पक्षों की तरफ से पुराने कानून की खामियों की शिकायतें मिली थी, जिसके बाद कानून लाया गया है। सरकार के वकील ने कहा कि कुछ मामलों में तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को ही वक्फ संपत्ति घोषित कर दिया गया।
यह भी तर्क दिया गया कानून के खिलाफ कुछ याचिकाएं तो राष्ट्रपति की मंजूरी से पहले ही डाल दी गई थी और बेंच ने उसे तुरंत स्वीकार भी कर लिया। इन दलीलों के बीच कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम अभी इस मामले में आखिरी फैसला नहीं ले रहे हैं। राज्य सरकारों की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील राकेश द्विवेदी ने भी कहा कि अगर कोर्ट एक हफ्ते तक कोई अंतरिम आदेश नहीं पारित करेगा तो आसमान नहीं टूट पड़ेगा। यानी नरेंद्र मोदी सरकार के तरफ से जो वकील पेश हुए, राज्यों की तरफ से जो वकील पेश हुए, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को याद दिलाया, बहुत स्ट्रांगली याद दिलाया कि भाई इस देश की जनता नेताओं को चुनकर भेजती है कानून बनाने के लिए, उनका काम करने के लिए। कल को भाई वो नेता जाएगा, पब्लिक पूछेगी कि आपने वक्फ पे क्या किया, आपने तो रोका नहीं वो जो सालों से चला आ रहा है। नेता क्या जवाब देगा कि भाई हमने तो किया था, सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया। पब्लिक को लेकर अकाउंटेबिलिटी जो है वो नेता की ज्यादा है ना भाई। पब्लिक कहेगा हमने चुन के भेजा था आपको। यही सारी बातें आज सुप्रीम कोर्ट में सरकार के वकीलों ने याद दिलाई कि भाई आप सोचिए आप क्या करने जा रहे हैं। इन सब दलीलों और तर्कों के बीच सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 7 दिन के अंदर अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा कि ठीक है आप 7 दिन में जवाब दीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ की कानूनी लड़ाई पर 7 दिन का ब्रेक तो लगा दिया, लेकिन यह वक्त देने से पहले सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बातें क्लियर कर दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे। सुप्रीम कोर्ट ने नए वक्फ कानून पर कोई रोक नहीं लगाई है, पूरे कानून पे कोई रोक नहीं लगी है। सिर्फ 2 पॉइंट पर जो अभी तक स्थिति बनी हुई है वही यथास्थिति बनाए रखने के लिए कहा। वो 2 पॉइंट कौन है? पहला यह कि 5 मई यानी अगली सुनवाई तक वक्फ बाय यूजर और वक्फ बाय डीड संपत्तियों को डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। यानी जो संपत्तियां वक्फ बाय यूजर या वक्फ बाय डीड के तहत नोटिफाई की गई हैं उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा, मतलब उनको जो है उनका खत्म नहीं किया जाएगा मामला। दूसरा कि वक्फ काउंसिल और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति अभी अगले आदेश तक मत कीजिएगा, जो अगली सुनवाई होनी है तब तक मत कीजिएगा। यानी ये सिर्फ 2 पॉइंट छोड़कर बाकी कानून वैसा का वैसा बना हुआ है। जब सरकार ने इन 2 पॉइंट्स पर कोर्ट को भरोसा दे दिया कि भाई ठीक है 1 हफ्ते में कोई ऐसा तूफान तो आ नहीं जाएगा, ठीक है हम नहीं करेंगे, तो फिर अगली तारीख दे दी गई कि ठीक है अगली बार सुना जाएगा। इन 2 पॉइंट्स पर रोक को इंडी गठबंधन के नेता अपनी जीत और पीएम मोदी की हार बताने लग गए। सुनिए कांग्रेस के नेता क्या कह रहे हैं, इनको सुन लीजिए पहले, फिर मैं बताता हूं कि ये क्या छुपा रहे हैं। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो आज अंतरिम रिलीफ दिया है उसके लिए माननीय उच्चतम न्यायालय का बहुत शुक्रिया। और वो सारे पॉइंट जो हमने पिटीशन में रखे थे, जो हमने पार्लियामेंट में उठाए थे, उसको ज्यादातर को माननीय उच्चतम न्यायालय ने संज्ञान लिया, कंसीडर किया। और आज जो रिलीफ है वो ये दर्शाती है कि ये कानून कहीं ना कहीं संविधान के खिलाफ बना है। सरकार की जमीन हड़पने की जो साजिश है उस साजिश को माननीय उच्चतम न्यायालय रोकेगा, मुझे पूरा विश्वास है। यानी सिर्फ 2 पॉइंट पर सरकार का जवाब आने तक अंतरिम रोक लगी है और ये लोग उसका ढिंडोरा पीटने लगे कि अरे इससे साबित हो गया कि बेकार कानून था, जबकि कोर्ट खुद कह रहा है कि इस कानून में बहुत सारी ऐसी अच्छी चीजें हैं जो बताई जानी चाहिए। मतलब कोर्ट मान रहा है कि अच्छी चीजें हैं भाई इसमें। अब यह समझ लीजिए कि वक्फ बाय यूजर पर सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा उसे इंडी गठबंधन ने अपनी जीत तो बता लिया, लेकिन जो इस पर पेच है उसे कैसे इन लोगों ने छुपा लिया। दरअसल नए कानून में वक्फ बाय यूजर को लेकर यह साफ साफ लिखा है कि जो भी वक्फ बाय यूजर प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है वो प्रॉपर्टी वक्फ ही रहेगी, यानी उनको डीनोटिफाई नहीं किया जाएगा। जो रजिस्टर्ड है, जो रजिस्टर्ड नहीं है उस पर कोर्ट ने नहीं कहा कि भाई इसको आप जो है डीनोटिफाई नहीं करेंगे। यही बात आज सुप्रीम कोर्ट ने भी कही कि रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी को डीनोटिफाई नहीं करना है। मतलब जो सरकार कह रही है, जो बात नए कानून में है, वही बात कोर्ट ने भी कही। अब विपक्ष इसको जानबूझ के छुपा रहा है या कोई और वजह है, क्योंकि उसको लग रहा है कि भाई ये बता दिया कि कोर्ट ने तो वही कहा है जो कानून में लिखा हुआ है, तो फिर तो कांड हो गया। फिर क्या जाके मुंह दिखाएंगे कि हम हार के आए हैं, हम तो हमारी चीचा लेदर करा के आए हैं। तो ये बता ही नहीं रहे कि कोर्ट ने वक्फ बाय यूजर में भी जो रजिस्टर्ड है उसके अलावा बाकी प्रॉपर्टी जो है उसको डीनोटिफाई करने से मना नहीं किया है, क्योंकि इनको अपने वोट बैंक को गुमराह करना है। सुप्रीम कोर्ट में आज मौजूद रहे वकील का बयान सुनिए, वो खुद बता रहे हैं कि कोर्ट ने क्या किया है। माननीय अदालत ने कहा कि जो वक्फ बाय यूजर है, जो रजिस्टर्ड हैं और गैजेटेड हैं, उसको गवर्नमेंट डीनोटिफाई नहीं करेगी टिल द नेक्स्ट डेट। तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जो रजिस्टर्ड एंड गैजेटेड हैं वही सिर्फ डीनोटिफाई नहीं होंगे, उसके अलावा संशोधन के हिसाब से सरकार कार्रवाई करने को स्वतंत्र है। और जो संशोधित कानून है उस पर किसी भी तरह का अंतरिम आदेश नहीं है।
इसलिए मैं आपसे कह रहा था कि ये ओवैसी, ये कपिल सिब्बल, ये अभिषेक मनु सिंघवी चेहरे पे तो दिखा रहे हैं कि बड़ी जीत मिल गई, लेकिन उनको भी दिख रहा है कि भाई कोर्ट ने एक तो कानून पर रोक नहीं लगाई, दूसरा वक्फ बाय यूजर के तहत जो रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी नहीं है उस पर कुछ नहीं कहा कि भाई उस पर कोई एक्शन नहीं होगा। वक्फ संपत्ति को लेकर जो पूरा बवाल है वो कभी भी रजिस्टर्ड संपत्ति को लेकर था ही नहीं, क्योंकि वो तो लीगल है भाई, वो तो रजिस्टर्ड है। पूरा मामला तो वक्फ की अनरजिस्टर्ड संपत्तियों का है जिसे लेकर गड़बड़ियों के आरोप लगते हैं, अवैध कब्जे की बातें आती हैं। इन पर कार्रवाई करने के लिए सरकार अभी भी स्वतंत्र है, वकील खुद बता रहे हैं, और कोर्ट ने कोई रोक नहीं लगाई है। कल सुप्रीम कोर्ट में अभिषेक मनु सिंघवी ने ही कहा था कि वक्फ के पास 8 लाख संपत्तियां हैं, जिसमें से 4 लाख संपत्ति वक्फ बाय यूजर है। और यहां गौर करने वाली बात यह है कि इन्हीं 4 लाख वक्फ बाय यूजर की संपत्तियों में ज्यादा गड़बड़ियां होती हैं, क्योंकि इनमें से कई जो हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, उनके कागज भी मौजूद नहीं है, और ज्यादातर संपत्तियां अनरजिस्टर्ड होती हैं। आप असदुद्दीन ओवैसी का पुराना बयान सुन लीजिए, वो खुद बता रहे हैं कि यूपी में वक्फ की जमीनों का क्या हाल है, कितनी जमीन रजिस्टर्ड है, कितने के पास कागज है। सुनिए ओवैसी बता रहे हैं। ये अगर कानून बन जाएगा, उत्तर प्रदेश में 1,21,000 वक्फ की प्रॉपर्टीज है, 1,12,000 के पास कागज ही नहीं है। वक्फ बाय यूजर खत्म हो गया तो जायदादें कौन लेगा? वो जायदादें कौन लेगा बताओ? तुम्हारे पास लीगल उसके ऊपर इख्तियारी नहीं होगा, कोई भी घुस जाएगा। वक्फ बाय यूजर निकाल दिए। यानी ओवैसी खुद बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में 90% से ज्यादा वक्फ में की जो संपत्ति है वो वक्फ बाय यूजर है, जिसके कागज तक नहीं है। तो कागज ही नहीं है तो रजिस्टर्ड क्या होगा? और जब रजिस्टर्ड नहीं है तो यानी आज कोर्ट ने जो कहा है उसके दायरे में वो आएगा नहीं, यानी उस पर एक्शन हो सकता है। वकील यही तो कह रहे थे। आप सोचिए, जो नरेंद्र मोदी के पूरे वक्फ कानून को गैर कानूनी बता रहे थे, वो कानून के 2 पॉइंट्स पर ही कुछ दिनों की रोक लगने से इतना खुश हैं जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कानून रद्द कर दिया। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान को सुनिए, कह रहे हैं कि जज और वकीलों ने धर्म से ऊपर उठकर साथ दिया है। सुनिए। मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं आज सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस का, तमाम वकीलों का, जिन्होंने आज धर्म से ऊपर उठ करके हमारे लिए खड़े हुए, मेहनत की, साथ दिया इस मुल्क को बचाने का। तो मैं आज हम इस फैसले से पूरी तरह से मुतमईन हैं। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह खान तो खुशी मना रहे हैं, चेहरे पे खुशी दिख नहीं रही है, लेकिन भाई उधर जाके अपने कंस्टिट्यूएंसी में बताना तो है मुसलमानों को यह जीत के आए, लेकिन अंदर से फीलिंग नहीं आ रही, क्योंकि पता है कि वो तो हुआ नहीं जो चाह रहे थे। संसद में वक्फ कानून की कॉपी फाड़ने वाले असदुद्दीन ओवैसी के चेहरे पे भी खुशी नहीं थी। ओवैसी का बयान खुद ये बता रहा है कि वक्फ कानून के रद्द करने की लड़ाई अभी लंबी है और इसमें सफलता मिलेगी या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है उनको। सुनिए एक बार ओवैसी को, और उनका जरा चेहरा देखिए कि कैसे आज सुप्रीम कोर्ट के बाहर उनका चेहरा उतरा हुआ था। के सवाल देखिए, आपको पूरे उस कानून को समझने की जरूरत है। सर, इधर भी आपने 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान का तो रहेगा, अब उसको कौन डिसाइड करेगा? अब कोई महिला है, उसको कौन डिसाइड करेगा? तो ऐसे कई उसमें जो अमेंडमेंट्स के जरिए लॉ बनाया गया है, हम उसके आज भी मुखालिफत कर रहे हैं और कल भी अपोज करते रहेंगे। और लीगली हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए, हम उसको उन तमाम चीजों को वायलेशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स मानते हैं। देखिए, बॉडी लैंग्वेज नाम की एक चीज होती है। ये देखिए, ये बॉडी लैंग्वेज संसद में जब फाड़ रहे थे और आज जब सुप्रीम कोर्ट के बाहर बयान दे रहे थे, चेहरे पे तनाव था। भाई अगर आज सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार की हार हो गई, इस कानून को जो है कि धज्जियां उड़ गई, तो भाई चेहरे पे खुशी होनी चाहिए थी ना। ना अमानतुल्लाह खान के चेहरे पे खुशी है, ना ओवैसी के चेहरे पे खुशी है। वक्फ कानून पर अब आगे क्या होगा ये भी आपको बताता हूं। पहले सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार अपना पक्ष रखेगी, जो इसके लिए 7 दिन का वक्त दिया है। फिर 5 दिन के अंदर जब वो सरकार अपना पक्ष रख देगी, तो 5 दिन के अंदर जो कानून का विरोध कर रहे हैं, जो याचिका करता है, उनमें से 5 को कहा गया है कि भाई 5 की ही रिट पिटीशन मानेंगे, तो उनका अपना तय कर लीजिए कौन 5 है, और वो 5 जो पक्ष है वो अपना पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून के खिलाफ डाली गई ढेरों याचिकाओं के नंबर को कम करके 5 कर दिया है। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि सिर्फ 5 याचिकाएं लेकर आए, सबको सुनना संभव नहीं। कोर्ट ने दोनों पक्षों से कुछ वकीलों के भी नाम तय करने को कहा है जो कोर्ट में पक्ष रखें। कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि अगली तारीख में अंतरिम आदेश दिया जाएगा। वक्फ कानून पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट में पुरानी वक्फ संपत्तियों को लेकर भी दलीलें दी गई। कपिल सिब्बल ने कहा कि वक्फ सैकड़ों साल पुराना है, अगर वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा
तो 200-300 साल पुरानी संपत्ति के कागज कहां से लाएंगे बॉस? अब गजबी बात है ये, जिस जमीन पर मन किया उसको वक्फ घोषित कर दिया, लेकिन कागज नहीं है इनके पास। पब्लिक कह रही है कि पहले जब सीए एनआरसी आया तो बोले कागज नहीं दिखाएंगे, अब जब वक्फ की बात हो रही है तो कह रहे कागज कहां से लाएंगे। तो मतलब कागज नहीं दिखाएंगे कि अपार सफलता के बाद अब कागज कहां से लाएंगे का गाना शुरू हुआ है। कागज कहां से लाएंगे भाई, कह रहे हैं। भाई कभी आपको सोचना पड़ा कि इस तरह से देश चलेगा कि कैसे चलेगा हिसाब, कि कोई कागज नहीं देंगे लेकिन यह संपत्ति मेरी हो गई। इस तरह की दलीलें अयोध्या के राम मंदिर की सुनवाई के दौरान तब कहां चली गई थी? उस समय तो प्रभु श्री राम के होने के प्रमाण मांगे जा रहे थे, प्रभु श्री राम सनातन के सबूत मांगे जा रहे थे। 200-300 साल की बात नहीं थी। अभी इनके पास 200-300 साल के सबूत नहीं है देने के लिए, वक्फ के लिए। तब यही लोग खड़े होकर कह रहे थे कोर्ट में कि रामलला के क्या सबूत हैं, प्रभु श्री राम के क्या सबूत हैं। प्रभु श्री राम को काल्पनिक बताते थे कोर्ट में खड़ा होकर। उस समय क्यों नहीं कहे कि राम मंदिर तो सैकड़ों साल पहले बना होगा, प्रभु श्री राम जो हैं उनके सबूत कहां से आएंगे इतने पुराने। आप देखिए प्रभु श्री राम को लेकर इन लोगों ने क्या क्या कहा। राम मंदिर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने खुद पूछा था कि श्री राम कहां पैदा हुए थे, तब तो किसी ने नहीं कहा कि इसका सबूत कहां से लाएंगे। 2019 में कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 10,000 कमरों में से किस कमरे में राम पैदा हुए थे। इन लोगों को लाज नहीं आई थी, तब शर्म नहीं आई थी कि पूछ रहे किस कमरे में प्रभु श्री राम पैदा हुए थे। तब किसी को नहीं लगा कि सबूत कहां से लाएंगे, किस कमरे में। ऐसा ऐसा सवाल पूछते थे ये लोग। यूपीए 2 के दौरान सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा था कि राम सेतु जैसी कोई चीज ही नहीं है, ये तो कोरी कल्पना है। उस समय केंद्र सरकार के वकील कपिल सिब्बल ही थे। 2007 में करुणानिधि ने कहा था कि राम कौन है, वो किस कॉलेज में पढ़े थे, इसका कोई सबूत दे सकता है। यानी हिंदुओं से इनको बात बात पे सबूत चाहिए था। इनको भगवान राम के अस्तित्व और कहां जन्मे, किस कमरे में जन्मे, किस कॉलेज में पढ़े, इसके सबूत चाहिए थे। और आज जब वक्फ की प्रॉपर्टी की बात आई कि कहां उंगली रख दी है, वहां जमीन तुम्हारी, वो संपत्ति तुम्हारी कैसे हो गई दिखाओ, तो कह रहे 200-300 साल पुरानी वक्फ की संपत्ति की बात में कह रहे कागज कहां से लाएंगे। ज्ञानवापी में इनको सबूत चाहिए, मथुरा में इनको सबूत चाहिए, लेकिन वक्फ कर दी जमीन बाय यूजर या जो भी, उसका कागज नहीं है। हमने कह दिया तो हो गया ना, अब इसका सबूत क्या देना। यह तराजू बराबर है बॉस। सुप्रीम कोर्ट में वक्फ कानून की सुनवाई में बार बार धार्मिक स्वतंत्रता के उल्लंघन की दलील दी जा रही। इसी आधार पर वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम समुदायों का सदस्यों का विरोध किया जा रहा है। कहा गया कि वक्फ बोर्ड एक धार्मिक संस्था है, सरकार इसमें दखल दे रही है। वक्फ कानून मुसलमानों की धार्मिक आजादी पर हमला है। मुस्लिम धार्मिक संस्था में गैर मुसलमानों की नियुक्ति क्यों होनी चाहिए? जबकि वक्फ बिल पर बनी जेपीसी के चेयरमैन जगदंबिका पाल कह रहे हैं कि वक्फ बोर्ड कोई धार्मिक संस्था है ही नहीं। खुद सुप्रीम कोर्ट यह बात कह चुका है। सुनिए जगदंबिका पाल को। 2010 में रामराज फाउंडेशन बनाम यूनियन ऑफ इंडिया का सवाल उठा था, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया था कि वक्फ बोर्ड इज नॉट ए रिलीजियस बॉडी, ये एक कानूनी संस्था है। इसी तरह से कर्नाटका स्टेट बोर्ड ऑफ वक्फ वर्सेज नज़ीर अहमद में हुआ था, उसमें भी कहा था कि ये एक स्टैचुटरी बॉडी है, प्रशासनिक बॉडी है, न कि धार्मिक संस्था। इसलिए जब कोई प्रशासनिक बॉडी है तो उसमें मुस्लिम या नॉन मुस्लिम बिल्कुल रखना वाजिब है। जेपीसी के चेयरमैन थे जगदंबिका पाल, कह रहे भाई सुप्रीम कोर्ट खुद कह चुका है कि ये तो स्टेटरी बॉडी है, ये धार्मिक संस्था है ही नहीं वक्फ बोर्ड। हालांकि अब सुप्रीम कोर्ट खुद वक्फ कानून की सुनवाई के दौरान यह सवाल उठा रहा है कि क्या हिंदू बोर्ड्स में गैर हिंदुओं की नियुक्ति होगी। वक्फ बोर्ड और हिंदुओं की धार्मिक संस्थाओं की तुलना गैर मुस्लिम या गैर हिंदुओं की नियुक्ति के आधार पर की जा रही है। जबकि अगर तुलना करनी है तो फिर भाई पहले तराजू तो बराबर करना होगा, क्योंकि हिंदुओं से जुड़ी संस्थाओं के पास वक्फ बोर्ड जैसी ताकत ही नहीं है।